नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से गर्मा गर्मी है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया, यानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, तो अमेरिका ईरान पर फिर से बमबाजी करेगा, फिर से हमला करेगा न्यूक्लियर ठिकानों पर। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप साहब अपनी ज़बान संभाल कर बात करें, अपना लहजा ठीक करें ट्रंप, क्योंकि ऐसी धमकियां सुनने की ईरान को आदत नहीं है। ईरान को आदत नहीं है ऐसी धमकियां सुनने की। तो ये तेवर हैं उस ईरान के जिसको लगता है कि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अगर पावर नंबर 1 है कोई अरब वर्ल्ड में, तो वो ईरान है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हमले की सोची तो इस बार मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में अमेरिका के जो भी मिलिट्री बेस हैं उसको ईरान स्ट्राइक करेगा। ये उनका एक पैगाम है, मैसेज देने की कोशिश की है वॉशिंगटन को तेहरान में। सवाल इस बात का है कि क्या जंग फिर से छिड़ने जा रही है? ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है फिर से छिड़ने जा रही है, और क्या फाइनल राउंड अभी बाकी है? अब दोस्तों, जंग की बात इसलिए हो रही है और फिर से हो रही है क्योंकि ईरान के जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, जो टॉप कमांडर थे, जो इजराइल के हाथों मारे गए, आज उनका अंतिम संस्कार था ईरान में। और तेहरान की सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों लाख लोगों की, उसका जो मूड था, जो मिजाज था, वो कहीं ना कहीं इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के मुखालिफ था। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो कमांडर्स मारे गए, इसके पीछे अमेरिका का टिप ऑफ था, उसकी मुखबरी थी, उसकी इंफॉर्मेशन थी। तो जनता वहाँ चाहती है, संसद वहाँ चाहती है, जिसे मजलिस कहते हैं, और फौज चाहती है कि अमेरिका को सबक सिखाना होगा। यानी कहीं ना कहीं फाइनल राउंड में ईरान अमेरिका से भी हिसाब चुकाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मूड है, मिजाज है तेहरान का। और इस मिजाज को देखकर जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उनका जो ऐलान था, टेलीविज़न एड्रेस था, उसमें उन्होंने एक बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ छेड़छाड़ होती है, इशारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तरफ था, प्रोग्राम की तरफ था, कि अगर अमेरिका या इजराइल छेड़छाड़ करते हैं, रोकते हैं ईरान को, तो फिर ईरान तैयार है, यानी जंग के लिए ईरान तैयार है। और एक बात खामनेई ने और कही कि जो मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं, कहीं ना कहीं वो उनके मिसाइल के रेंज में। तो एक पैगाम जो है वो खामनेई, जो सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, एक पैगाम उनकी तरफ से ट्रंप को गया है, जिसकी वजह से ट्रंप ने रिएक्ट किया और ये गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं। और दोस्तों, जो असली सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ये जंग का इंटरवल है, युद्ध का इंटरवल है? कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए ये जंग रुकी है। असली पिक्चर अभी आना बाकी है, फाइनल राउंड अभी होना बाकी है। और जो माहौल लग रहा है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। इसलिए दोस्तों, आज मैंने ईरान के प्रोफेसर, उनके थिंकर, इंसाइट रखते हैं जो ईरान की, उनको बुलाया है। जी हाँ, आज मैंने ज़मीर अब्बास ज़ाफ़री साहब को बुलाया। अब ज़ाफ़री साहब जो हैं, ईरान के शहर कौम, उसकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मिलिट्री, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बाकी टेक्नोलॉजीज़, वहाँ की मजलिस, संसद, उन सब के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सीधे ईरान से जुड़ें, और आज वहाँ पर इंटरनेट भी ठीक ठाक था। ज़ाफ़री साहब सीधे जुड़े हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उनके नज़रिए से इस जंग को, और ईरान के जहन में क्या है, और क्या वाकई वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहता है, या उसके टारगेट पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। ये है एक पर्सपेक्टिव, एक सेकंड ओपिनियन आप ज़ाफ़री साहब से लें, प्रोफेसर ज़ाफ़री साहब से, जो ईरान को बहुत भीतर से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं। मेरा सवाल जो है वो ये है आपसे कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आप, तो हम दोबारा
बमबाजी करेंगे ईरान पर, हम दोबारा हमला करेंगे, हमारे फाइटर जेट्स तैयार हैं। मेरा यही सवाल था जी कि भाई ये बार बार की जो धमकी है, इसके पीछे क्या वजह है आखिर? मतलब हम्म, ट्रम्प साहब को तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ, ईरान से प्रॉब्लम क्या जी है? जी। तो पहली चीज, ईरान जो है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो साम्राज्यी ताकतें हैं, जो कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, वो पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में उनका कब्जा है। सऊदी में उनका कब्जा है, कतर में उनका कब्जा है, दुबई में उनका कब्जा है, यूएई में यानी तमाम ये कंट्रीज उनकी पिट्टू जी हैं, जैसा वो कहेंगे। और इनके तमाम रिसोर्सेज अमेरिका के पास हैं। ट्रंप का खुद वीडियो है जहां पर ट्रंप कहते हैं कि सीरिया में हम इसलिए बिकॉज सीरिया में ऑयल है। यानी ये लोग जंग करते इसलिए हैं ताकि वहां के रिसोर्सेज, वहां के मिनरल्स, वहां का ऑयल, वहां के गैस इनके कब्जे में आ जाएं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 40 साल में, जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम ना ईस्ट के साथ हैं ना वेस्ट के साथ हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और जी ईरान ने ये 40 साल में जो साइंटिफिक रिसर्च है, ऑफिशियल डेटा यूनाइटेड नेशन का ये कहता है कि 42 टाइम्स इनकी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया के कंपैरिजन में फास्टर है। ईरान इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर एनरिचमेंट में आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में, नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में। तो ईरान ने इल्म में, टेक्नोलॉजी में खुद को प्रोग्रेस किया है। मिलिट्री में बैलिस्टिक मिसाइल्स उसकी इस लेवल पे पहुंच गई है कि रशिया उसे खरीद रहा है। तो वेस्ट एशिया में एक ऐसी क्रांति का आना और एक ऐसी कंट्री का होना, जो कंट्री ये कहती है कि हम अपने खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुद की जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम खुद ही मैनेज करेंगे जी और हमें इल्म में, टेक्नोलॉजी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये उनके लिए बड़ा खतरनाक है। जी, मैं गॉट इट, मैं गॉट योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में लीड कर रहा है। जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी मुस्लिम कंट्री है, जितनी मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें नंबर वन ताकत के तौर पे उभर रहा है, मिलिट्री पावर हो या बाकी टेक्नोलॉजी हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी को ही रोकना है, ईरान को वो चाहते हैं कि किसी तरह से गर्दन पकड़ें और ईरान को जो है उसका वही हाल करें जो इराक का किया, अगर ये सोच अमेरिका की है, तो क्या आगे ईरान को ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोग बना रहे हैं, या जो आप मिलिट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपका मिलिट्री प्रोग्राम भी रोका जाएगा? और अगर जी रोका जाएगा तो फिर क्या होगा? जी। देखिए, ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो साम्राज्यी ताकतें हैं, उनका गोल एक ही है। 1995 में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था और 95 के इंटरव्यू में उसने बताया था कि ये कंट्रीज में हमें हमला करना है और ये कंट्री पे हमें कब्जा करना है, जिसके अंदर सिर्फ एक कंट्री बच गई थी, ईरान, जिसका उन्होंने, ईरान में भी उन्होंने हमला कर दिया। तो दुनिया में देखें दीपक जी, मैं ये चीज थोड़ी देर में आपसे लूंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि दुनिया में एक साम्राज्यी ताकत है जो चाहती है कि हम पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा करें। उसके मुकाबले में एक दृष्टिकोण है जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसे वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम जालिम के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा सर तो कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। इनके पास एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, जिस नजरिए के अंदर ये नुकसान तो उठा सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांती और अपने मौल्य से इन लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो जी आयतुल्लाह खामेनी ने खत लिखा, जो वीडियो रिलीज किया, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि जब ट्रंप ने कहा था कंप्लीट सरेंडर, तो वो हम जैसी कौम जिसकी संस्कृति इतनी पुरानी है और जो लोग हमें जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमारे साथ ये नहीं किया जा सकता। इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको एक बैकग्राउंड ले जाता हूं कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है। आज ईरान के अंदर जो कमांडर्स मारे गए, उनका जनाजा आज लेके गए और रास्ते में एक जुलूस था, उसमें कई जी लाख लोग थे। तो ये क्या नजरिया है? ये वो नजरिया है, ये वो आइडियोलॉजी है कि मुहर्रम और इमाम हुसैन और करबला इस कौम को ये सिखाती है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन एक जालिम के सामने खड़े थे,
मॉरली हाई ग्राउंड पे थे, वो सर कटा दिया उन्होंने, लेकिन सर नहीं झुकाया। हम भी जी वही कौम है, जब हमसे कोई सरेंडर की बात करेगा तो वो हमारे लिए जिल्लत है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो ईरानी कौम को जब तक सामने वाला नहीं समझता कि इनके मौल्य क्या है, इनके सिद्धांत क्या हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि वो किससे मुकाबला कर रहा है। चाहता क्या है? चाहता यह है कि ईरान दब जाए, लेकिन हकीकत में क्या ईरानी कौम एक्सेप्ट करेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ट्रंप ने दोबारा, मतलब एक तरफ वो सीज फायर करा रहे हैं और दूसरी तरफ अल्टीमेटम दे रहे हैं ईरान को कि अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, अगर आपने ऐसा करा तो हम ऐसा करेंगे। क्या इसका रिएक्शन है ईरान के अंदर और क्या खामनाई क्या जवाब देंगे? हालांकि आज अब्बास अगारची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपना लहजा ठीक करे। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी भी घेराबंदी ईरान की कर रहा है, ईरान को अभी भी अलग थलग करना चाहता है? दीपक जी, मैं इसको बिल्कुल रिवर्स देख रहा हूं। ईरान के अंदर जो आज जुलूस निकले, उस जुलूस में नारा लग रहा था, ना साजिश ना तस्लीम न बर्द बा अमरीका। यानी हम कोई समझौता और कोई भी तस्लीम होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम चाहते हैं अमेरिका से जो है मुकाबला हो। ये ईरान की पब्लिक के अंदर एक कॉमन इस वक्त जो है फीलिंग है, और ईरान की पब्लिक इस वक्त बहुत ज्यादा यूनाइटेड है। और ईरान ये जानता है कि इजराइल को उसने कॉर्नर कर दिया था। जो वहां के मेयर हैं हाइफा के, वो कह रहे हैं कि भाई 2 हफ्ता और जंग चलती तो हमारी हालत खराब थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ईरान के अंदर जो फीलिंग है वो यूनिटी की फीलिंग है, पावर की फीलिंग है, और ईरान जानता है कि ईरान इस वक्त अपर हैंड पे है। क्या अमेरिका हमला करेगा? अगर अमेरिका ये गलती करता है तो ईरान के पास रिटेलिएटरी पावर है, और बहुत सारे रिटेलिएटरी पावर है। मुझे नहीं लगता, और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्हें नहीं लगता कि ये जो गीदड़ भपकियां दे रहा है ट्रंप, एक्चुअली वो कुछ करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो धमकियां दे। कभी कहता है हम पैसा देंगे, कभी कहता है हम ये करेंगे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, नथिंग ऑन द टेबल। और ये जो B2 बॉम्बर और ये सब चीज कह रहे हैं, मैं आपको खुल के कहता हूं, जो फोर्दो के वीडियोस आए हैं उसके अंदर क्लियरली फोर्दो का, वो उसने सुबह 4 बजे हमला किया था। मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूं यहां से, फोर्दो से। वहां पर हमने आवाज भी नहीं सुनी बॉम्ब्स की, और कह रहे हैं हमने 15,000 के 6 बॉम्ब्स फेंके थे, 90,000 टन के हमने बॉम्ब्स फेंके थे। आप इमेजिन करें, यहां पर कोई आवाज नहीं सुनाई है। यानी ये पूरा एक फोटो शूट था। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं आपके व्यूअर्स को कि अमेरिका इस वक्त कॉर्नर्ड है। वो अपने ट्विटर पर या एक्स पे कुछ भी कहे, अमेरिका ने फेक एक प्रोग्राम अरेंज किया, जो पेंटागन ने भी कहा कि कुछ नहीं हुआ, जी इन लोग कुछ कर नहीं पाए ईरान में, और उन्होंने एक सेफ एग्जिट ले ली है। जाफरी साहब, क्या ये बात सही है? आप तो प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और ईरान को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या ईरान वाकई उसकी जो अगली जंग होगी, जिस तरह के हमको इस तरह से अंदेशे लग रहे हैं, ट्रम्प कुछ कह रहे हैं फिर आपके यहाँ से कुछ जवाब जा रहा है, क्या अगली जंग होगी उसमें ईरान क्या अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है? देखिए, जंग एक्चुअली कभी भी ईरान और इसराइल की थी नहीं, ईरान और अमेरिका की जंग थी, बिकॉज इसराइल खुद एक प्रॉक्सी मुल्क है अमेरिका का। और इस बार क्योंकि जंग में फोकस इसराइल था, और ईरान ने खुल के कहा था कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे, और ईरान ने हमला करके बता दिया उनके सबसे बड़े एयरबेस के ऊपर। अमेरिका अगर जंग करता है तो अमेरिका का एंड ये होगा कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क उससे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आप यहां से चले जाइए। जो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि वो जो अमेरिका की धाक थी कि हम गुंडे हैं, हमसे पूरी दुनिया डरती है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो इतनी मार पड़ेगी उसे, इतने उसके एयरबेस, क्योंकि ईरान ने जो भी मिसाइल्स फेंके थे वो, क्योंकि अमेरिका ने भी रियल बॉम्ब्स नहीं फेंके थे, वो B2B बॉम्ब नहीं थे, वो सब खाली ड्रामे थे। तो ये अमेरिका ने कहा कि भाई हम मारेंगे, कोई नहीं मरेगा, और हम खाली मीडिया में बोलेंगे कि हमने मारा। ईरान ने भी कहा ठीक है तुम ये करोगे तो हम भी यही करेंगे, पुरानी मिसाइल्स फेंक दी, बात खत्म कर दी। लेकिन अगर सीरियस उसने बॉम्ब मारा तो ईरान भी सीरियसली मारेगा। 40,000 उनके सोल्जर्स हैं दीपक जी अभी 12 ये एहुद बाराक 40,000 सोल्जर जो अलग अलग जो मिडिल ईस्ट में जो मुल्क हैं, उनके जो बेस है, मिलिट्री बेस वहां पर है।
जी, और यहां पर उनकी सिक्योरिटी ऐसी टाइट नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल से देखें, ऐन अल असद में 2020 में ईरान ने मारा था, जो अमेरिकन एयरबेस है इराक में। क्या हुआ, उन्होंने नहीं रोक पाए थे वो, और शदीद मारा था। ईरान एक अकेली कंट्री है दीपक जी, 2 बार उसने 2 बार अमेरिकन एयरबेस को मारा है। वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ईरान ने यह काम किया है, बाकी किसी मुल्क ने नहीं किया है। तो क्या अमेरिका भिड़ेगा, ये तो अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा। ईरान ने, देखें दीपक जी, खुलासा करता हूं, ईरान ने 40 साल अपने आप को तैयार किया इस जंग के लिए। 40 साल 40 साल ईरान को पता था एक दिन अमेरिका हमला करेगा, बिकॉज हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम अपने रिसोर्सेज उनको नहीं देंगे, तो वो हमला करेगा किसी ना किसी बहाने से। जो ईरान के फॉर्मर एयर जो मिसाइल के डिफेंस वो थे, हेड थे, हाजीजादे, उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हमारे जो अंडरग्राउंड मिसाइल के सिटीज है ना ईरान के अंदर, उन्होंने अंडरग्राउंड सिटीज बनाए मिसाइल्स के। वो कह रहे हैं अगर मैं आपको हर हफ्ते एक दिखाऊंगा ना, तो 2 साल तक मैं दिखाता रहूंगा, फिर भी खत्म नहीं होंगे। जी, चलिए एक सवाल यहाँ पर और है, क्या हम ये माने कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इजराइल ने एक एक करके कई बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपके यहाँ उनको खत्म किया है, असैसिनेट किया है, क्या अभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के पास हैं? मतलब जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मरने के बाद क्या अभी भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान में हैं या नहीं है, या एक बहुत बड़ा झटका लगा है आपकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को? जी, देखिए दीपक जी, अगर इंडिया से खुदा ना करे अगर कोई जंग करना चाहता है और उसको लगता है कि नारायण मूर्ति और 5 इंडिया के बड़े आईटी एक्सपर्ट्स को मार दो तो इंडिया की आईटी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे तुम पागल आदमी हो। यानी ऐसी बातें करना और ये कहना कि हमने 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट या 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, तो वो टेक्नोलॉजी जो 15 साल से पढ़ाई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी जो 15 साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो 5 लोग 10 लोग के मारने से वो खत्म हो जाती है। 4 बिल्डिंग को तोड़ देने से वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, वो इल्म खत्म हो जाता है किसी मुल्क के अंदर। तो ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक ड्रामा है, न्यूक्लियर एनर्जी से ना इनको कुछ लेना है ना देना है। असल जंग ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी की नहीं है, असल जंग है ईरान के सबमिशन की, कि ईरान आके कहे कि भाई हमारा सब कुछ आपका है। असल जंग ये है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान एनरिचमेंट करेगा। आप जानते हैं ईरान के पार्लियामेंट में लॉ पास हो गया है कि हम आईएईए के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आईएईए ने जासूसी की है ईरान की, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हुई है उनकी डिटेल्स आईएईए ने दी है, और ईरान इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने वाला है आईएईए के ऊपर। तो ईरान अपनी जगह, अपने ईरान का जो स्टैंड था 12 दिन की जंग से पहले और अभी, उसमें कोई चेंज नहीं है। ईरान न्यूक्लियर एनरिच करेगा, ईरान का न्यूक्लियर जो है रिएक्टर वो पीसफुल है। आप जानते हैं आयतुल्लाह खामेनाई का फतवा है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना सकते। ईरान के प्रोफेसर साहब एक बात तो है कि भाई जिसके पास एनरिच यूरेनियम है, जब आप मिसाइलें बना सकते हो और हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकते हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपके पास दर्जनों हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियर बम कौन सी बड़ी चीज है? वो तो कभी भी बन सकता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? बन तो सकता है, ईरान जिस दिन चाहेगा उस दिन बना लेगा, लेकिन ईरान बनाना नहीं चाहता। देखें, कुछ चीज, ईरान की जंग 3 हिस्सों में है। एक मॉरल जंग है, एक लीगल जंग है और एक मिलिट्री की जंग है। ये 3 अलग जंग है। मॉरली ईरान ने अपनी सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट पूरी दुनिया में मनवाया है, इसलिए जब ईरान, एक मिनट, अगर मान लीजिए अगर जनता जो है, पब्लिक चाह रही ईरान की कि साहब हम न्यूक्लियर ताकत बने, अगर इजराइल न्यूक्लियर ताकत है हम भी बने, हो सकता है प्रेशर इतना आपकी पार्लियामेंट जिसको मजलिस कहते हैं, मजलिस का प्रेशर हो जाए, जनता का प्रेशर हो जाए, यूथ का प्रेशर हो जाए, तो हो सकता है खामनेई साहब कहें कि भाई ठीक है, जब अवाम चाहता है, मुल्क जो है ये अवाम का है, तो भाई ठीक है, फतवा वापस भी तो हो सकता है। देखिए, फतवा वापस हो सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं करता है, लेकिन वो फतवा जो आपको न्यूक्लियर ताकत से परहेज है क्या? मतलब नहीं, देखिए ईरान के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि नॉन न्यूक्लियर ईरान इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर ईरान। मतलब हाँ, मैं बताता हूं कि नॉन न्यूक्लियर ईरान है
कि बगैर न्यूक्लियर के ईरान लड़ सकता है, यानी मॉरली ईरान सुपीरियर है, मॉरली ईरान नहीं, नैतिकता के हिसाब से ईरान ऐसे बम नहीं बनाना चाहता जिससे मानवता की हत्या हो, बहुत सारे इंसानों की हत्या हो। समझ ये गया। मॉरल सुपीरियोरिटी है ईरान की। दूसरी, अच्छा एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो नोशन है कि किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसके ऊपर हमला नहीं होता, रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जंग के अंदर है 2-3 साल से यूक्रेन में, तो ये एक तस्वुर होना है कि न्यूक्लियर वेपन होने के बाद डिटरेंट होता है, ये सही नहीं है। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर बम आपके पास होगा तो आप 10 दफा सोचोगे हमला करने पर, जब आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो आप एक बार भी नहीं सोचोगे, और इसीलिए आपने हाइपरसोनिक मिसाइलें ने कहर भर पाए। मुझे एक चीज बताइए, ये भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्या ये बात सही है कि ईरान डिपेंडेंट है चाइना की टेक्नोलॉजी पे, नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी पे, रशिया की टेक्नोलॉजी पे, और चाइना और रूस से जो मदद मिल रही है उससे आपका मुल्क खड़ा है, या फिर ईरान के पास वाकई अपनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में? देखें, अभी तो ईरान के ऊपर इल्जाम यह है कि जो रशिया के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं वो ईरान के इस्तेमाल हो रही हैं। ओके। तो ईरान के अंदर, यानी आप, ये इंटरनेशनल न्यूज है कि रशिया बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान से ले रहा है, ठीक है। ईरान के अंदर जितनी मिसाइल्स गई हैं, वो आप एक भी मिसाइल्स कहें कि किसी और की है, किसी ने भी नहीं कहा। ईरान के पास जो तमाम टेक्नोलॉजी है वो खुद की है। मैं आपको एक शायद थोड़ा सा 30 सेकंड 40 सेकंड लूंगा, एक मिसाल दूंगा, ये फैक्ट है। ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम अहमदी रोशन था। वो यंग आदमी थे, उनको इजराइल ने शहीद कर दिया, उनकी कार पे बॉम्ब लगा के, ये तकरीबन 15 साल पहले की बात है, उनको शहीद कर दिया। ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया किसने, तो आप जानते हैं, अमेरिका ने। 1979 से पहले अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, बिकॉज ईरान की जो गवर्नमेंट, जब शाह के ईरान थे उनकी हुकूमत थी जी, उनकी हुकूमत थी। फिर ईरान ने तकरीबन 20 साल कोशिश किया कि रशिया ये न्यूक्लियर रिएक्टर चला दे, लेकिन रशिया ने ईरान को सपोर्ट नहीं किया। फिर आयतुल्लाह खामेनी ने न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा, अगर तुम अपने पैरों पे खड़े होगे ना तो तुम न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकते हो, भीख मांगते रहोगे तो कभी भी नहीं चला पाओगे। उसके बाद अहमदी रोशन, जो यहां के एक बहुत सीनियर बहुत यंग और बहुत ही ब्राइट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियर को एनरिच किया। तो ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो खुद की टेक्नोलॉजी है। ईरान ना रशिया पे डिपेंडेंट है ना चाइना पे डिपेंडेंट है। ईरान की तमाम मुश्किल जो है वो ये है कि वो अमेरिका के सामने कह रहा है कि इमाम खोमैनी का जुमला था, यस वी कैन मा मी तवानीम। ये ईरान से उनकी असल मुश्किल है कि तुम कैसे अपने पैर पे खड़े हो रहे हो। कौन सी मिसाइल्स इन्होंने किसी से ली है? कोई भी नहीं ली है। अगर लेते तो इनके पास फाइटर जेट्स होते, चाइना के नहीं है। इन लोगों ने जो कुछ खड़ा किया है वो खुद के पैरों पे खड़ा किया है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी, दोस्तों जाफरी साहब जो प्रोफेसर हैं कुम में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान में, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि साहब हमने कोई भी टेक्नोलॉजी ना नॉर्थ कोरिया से ली, ना हमने चाइना से ली, ना हमने रशिया से ली। हम, जैसे जो मोदी जी हमारे यहाँ कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये कह रहे हैं कि साहब आत्मनिर्भर ईरान बता रहे हैं कि हम अपने पर आत्मनिर्भर हैं, अपने पाँव पर खड़े हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम ही चलाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हम बनाते हैं, हाइपरसोनिक जो साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज जो मिसाइल है वो भी हम बनाते हैं, और आज हकीकत ये है कि रशिया हमसे जो है वो मिसाइल लेता है। ये बता रहे। खैर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहूंगा ईमानदारी से प्रोफेसर साहब इसका जवाब मैं चाहता हूँ। बेशक। क्या हम ये माने कि अभी एक इंटरवल है, हाफ टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है जहां सिर्फ दोनों फौजें आराम कर रही हैं? क्या ये जंग का इंटरवल है और फाइनल पिक्चर अभी दुनिया को देखनी है? बिल्कुल सही है। ये तो एक्चुअली देखें, सीज फायर होता है तो शर्तें होती हैं सीज फायर में कि भाई ये हमारी शर्त है, ये आपकी शर्त है। कोई शर्त नहीं है। दोनों पार्टीज को कतर के अमीर ने कहा, ईरान को प्रपोज किया। ईरान ने फिलहाल जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो हॉल्ट की है। ईरान ने सीज फायर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है। तो अभी फिलहाल ये हॉल्ट है, और ये हॉल्ट, हाँ, ये जंग फिलहाल रुकी है, स्थगित है थोड़ी देर के लिए, ना कि ये सीज फायर हो गया है। सीज फायर होगा तो
तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जैसे गाजा के अंदर जो प्रॉब्लम है बार बार सीज फायर के अंदर के, इजराइल ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है कि नहीं होता है। जो यहां का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट का खाली मैं एक जुमला आपको बता दूं। इन्होंने कहा है कि हम एक, न दुश्मन पर भरोसा करते हैं, दो, न दुश्मन के वादों पर भरोसा करते हैं, तीन, हमारी उंगलियां पिस्तौल के बटन के ऊपर रखी हुई हैं, यानी हम इस तरीके से जंग के लिए आमादा हैं। यानी यहां का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है, जिस दिन ये हॉल्ट हुआ है उसकी दिन जो वीडियो ऑफिशियल वीडियो रिलीज स्टेटमेंट रिलीज हुआ, उसके अंदर ये चीज शामिल है। तो जंग जो है वो ईरान तैयार है उसके लिए। बड़ी बात कही प्रोफेसर जाफरी साहब ने दोस्तों, 3-4 बातें कही, मैं फिर से उनको एक बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। नंबर एक, इन्होंने कहा कि ट्रंप अपना लहजा बदलें, ये फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। खामनाई से अगर आप बात करें, मौलाना खामनाई से, तो लहजा ये नहीं होना चाहिए, लहजा हमें पसंद नहीं है, ये एक इन्होंने कहा। ये तेवर कह लीजिए जो कह लीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर 7-8 या 10-12 मर जाएं तो इसका मतलब नहीं है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रुक गया। यहाँ पर दर्जनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, 15 साल से उनको ट्रेनिंग दी जा रही। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि हम ना नॉर्थ कोरिया से, ना चाइना से और ना रशिया से, हम इनसे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है हमने खुद डेवलप करी है, और हम दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, और आज की तारीख में रशिया जैसा मुल्क हमसे बैलिस्टिक मिसाइल ले रहा है। और आखिरी इन्होंने कहा, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो समझने वाली है, इन्होंने कहा कि खामनाई हो या मजलिस हो, संसद हो ईरान की, ये जंग अभी हॉल्ट है, ये जंग अभी थम गई है, अभी रुकी हुई है। इसका आखिरी जो मंजिल है वो शायद इनका ये कहना है कि अब असली पिक्चर आना बाकी है। यानी अभी तक आप इंटरवल देख रहे हैं, अभी तक ट्रेलर था, असली पिक्चर ईरान अभी दुनिया को दिखाएगा। यानी जंग ये खत्म नहीं हुई, ये वो कह रहे हैं। और ये भी इन्होंने एक इशारा किया है कि ईरान की जो मिलिट्री है, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जहां जहां यूएस की बेस है, मिलिट्री बेस है, वो सब इनके निशाने पर, ये उन्होंने कहा। प्रोफेसर साहब, आप आए इस शो में और आपने जिस तरह से जानकारी दी, और क्योंकि आपके हिंदुस्तान के से ताल्लुक़ रहे हैं, इस वजह से आपने अच्छी उर्दू, हिंदुस्तानी, हिंदी बोली, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबको समझ में आई। हम तो सोच रहे थे ऐसा ना हो कहीं आप फ़ारसी बोलने लग गए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों की ज़बान में बातचीत करी, और आप प्रोफ़ेसर हैं। मैं आपको चाहूँगा कि कभी भी आप हिंदुस्तान आएँ तो ज़रूर आपसे मुलाकात हो। शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।